आज की इस चर्चा में एक बहुत ही क्रिटिकल और मैक्रो लेवल टॉपिक को अनपैक करने का वक्त आ गया है। हाँ, ये टॉपिक काफी जरूरी है। बिल्कुल। फोकस एरिया है ट्रेंड्स इन इंडस्ट्री। इस डीप डाइव का जो मिशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री के इन कॉम्प्लेक्स ट्रेंड्स को प्रैक्टिकली डिकोड करना। राइट। क्योंकि देखिए, डेटा और फैक्ट्स तो किताबों में भरे पड़े हैं, पर उनके पीछे की एक्चुअल मैक्रो इकोनॉमिक कहानी क्या है? एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से इन ट्रेंड्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, आज हम यही पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। इस पूरे डिस्कशन का जो सबसे बड़ा अंडरलाइंग थीम उभर कर आता है ना, वो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक मैसिव और बहुत डेलिब्रेट शिफ्ट। अगर पिछले कुछ दशकों के इकोनॉमिक मॉडल को देखा जाए तो फोकस ज्यादातर सिंपल कॉस्ट आर्बिट्राज पर था, सस्ते लेबर पर। एग्जैक्टली बस सस्ते लेबर के दम पर ग्लोबल मार्केट में compete करना। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा है वो स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की तरफ है। ये टर्म काफी भारी लग रहा है। हाँ, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका सिंपल अर्थ ये है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स यानी GVCs में एक ऐसी कोर जगह बनाना जहां इंडिया के बिना दुनिया का सप्लाई चेन आगे ही ना बढ़ सके। अच्छा। हाईटेक प्रोडक्शन और स्केल के थ्रू इस इंडिस्पेंसिबल स्टेटस को अचीव करने की कोशिश हो रही है। और ये ट्रांजिशन सच में ग्राउंड लेवल पर दिख भी रहा है। मैंने आउटलाइन में देखा कि इंडिया की कंपेटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, जिसे CIP रैंकिंग कहते हैं, उसमें काफी पॉजिटिव जंप आया है। सही कहा। हम 40 से 40th पोजीशन से इम्प्रूव होकर 37th पर आ गए हैं। हाँ। पर इस रैंकिंग से ज्यादा एक और आंकड़ा मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। कौन सा वाला? जो मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज हैं, वो अब इंडिया के टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड का करीब 46.3% हो गए हैं। हाँ, ये मैसिव है। ये तो लगभग आधा हिस्सा हो गया। इस शिफ्ट को इकोनॉमी की मैच्योरिटी के रूप में कैसे देखा जाए? ये आंकड़ा एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस अब सिर्फ बेसिक असेंबलिंग या लो वैल्यू गुड्स तक सीमित नहीं है। राइट। जब लगभग आधा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन मीडियम और हाईटेक सेक्टर से आने लगे तो ये क्लियरली दिखाता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी एक हायर वैल्यू चेन की तरफ बढ़ चुकी है। कॉम्प्लेक्स मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक्स अब कोर फोकस बन गए हैं। और इस स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी का सीधा कनेक्शन मार्केट के आत्मविश्वास से होता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्टिमिज्म की अगर बात हो तो फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स को समझना जरूरी हो जाता है। सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI का बार बार जिक्र आता है। डेटा कहता है कि ये मार्च 2023 से लगातार 50 के मार्क से काफी ऊपर बना हुआ है, मिड टू हाई 50s में फ्लक्चुएट कर रहा है। RBI का बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स भी न्यूट्रल बेंचमार्क से ऊपर है, पर एक एग्जाम देने वालों के लिए इस PMI और इस 50 के मार्क का ग्राउंड रियलिटी में क्या मतलब है? इसको एक फैक्ट्री मैनेजर के पर्सपेक्टिव से समझना सबसे आसान है। देखिए, PMI एक सर्वे बेस्ड इंडिकेटर है। ओके। हर महीने परचेजिंग मैनेजर से पूछा जाता है कि क्या उन्हें नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्या वो ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, नई हायरिंग हो रही है या नहीं। तो एक सेंटिमेंट चेक है। एग्जैक्टली। इस पूरे सर्वे का एक स्कोर निकलता है जिसका थ्रेशोल्ड 50 होता है। अगर रीडिंग 50 से ऊपर है तो इसका क्लियर मतलब है कि पिछले महीने के मुकाबले सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है। समझ गई। लगातार इसका 50 से ऊपर है ना, ये दर्शाता है कि कंपनीज अपने फ्यूचर आउटपुट को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है। तो एक तरह से ये इकोनॉमी का थर्मोमीटर है जो दिखा रहा है कि एक्टिविटी बढ़ रही है। हाँ। और इस इंडस्ट्रियल फाउंडेशन को पावर करने के लिए जो इंजन है वो है हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज। राइट। इनका वेटेज पूरी इकोनॉमी के IIP को, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ड्राइव करता है। इनमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स सबसे हेवी लिफ्टर है, लगभग 28% वेटेज के साथ, फिर इलेक्ट्रिसिटी और फिर स्टील। हाँ, स्टील का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। वही मैं सोच रही थी, यहाँ स्टील और कोल की कहानी में एक बहुत अजीब सा पैराडॉक्स दिखता है। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी FY26 के अप्रैल से अक्टूबर वाले पीरियड में हम अचानक से एक नेट इंपोर्टर बन गए। ये सच में एक पैराडॉक्स लगता है। अगर हम इतना ज्यादा स्टील बना रहे हैं तो बाहर से खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? यही वो मैक्रो इकोनॉमिक नुआंसेस हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के एनालिटिकल आंसर्स के लिए क्रूशियल होते हैं। देखिए,
इंडिया इतना बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद नेट इंपोर्टर इसलिए बना क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई थी। ओह, ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से? सही पकड़ा। बाहर का सस्ता स्टील इंडियन मार्केट में फ्लड होने लगा। इसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए एक्सपोर्ट्स पर मार्जिन कम हो गया और कंज्यूमर्स के लिए बाहर से सस्ता स्टील इंपोर्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। पर इसके पीछे एक और बड़ा स्ट्रक्चरल इशू भी तो है ना? बिल्कुल है, और वो रॉ मटेरियल से जुड़ा है। इंडिया आयरन ओर में तो कच्चे लोहे में तो पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट है। बिल्कुल। लेकिन उस लोहे को पिघलाकर स्टील बनाने के लिए जो स्पेशल कोकिंग कोल चाहिए होता है, उसके लिए हम पूरी तरह इंटरनेशनल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। वाओ, तो हम आयरन ओर में किंग हैं, पर प्रोसेसिंग के लिए कोल बाहर से चाहिए। ये तो ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक्स के नजरिए से काफी बड़ी वल्नरेबिलिटी है। बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। शायद इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने मिशन कोकिंग कोल लॉन्च किया था, ताकि डोमेस्टिक वॉशिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सके और इंपोर्ट्स पर रिलायंस कम हो। 2022 में ये मिशन आया था। और एनर्जी बेसलाइन की अगर बात करें तो चाहे हम कितना भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पुश कर रहे हों, आज भी कोल हमारे नेशनल एनर्जी मिक्स का 55% कंट्रीब्यूट करता है। और 74% से ज्यादा पावर जनरेशन कोल से ही आती है। ये एक ऐसी हार्ड रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोल अभी भी इकोनॉमी का बेसलोड पावर प्रोवाइड करता है। जब तक रिन्यूएबल्स स्टेबल पावर नहीं देते, कोल प्राइमरी इंजन बना रहेगा। और यही एनर्जी हमें उस विजन को अचीव करने में मदद करेगी जिसका ब्लूप्रिंट सरकार ने नेशनल मिशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग यानी NMM के रूप में तैयार किया है। NMM के टारगेट्स बहुत एम्बिशियस हैं। बहुत ही मैसिव हैं। बजट 2025-26 में इसका अनाउंसमेंट हुआ। विजन 2035 के तहत मैन्युफैक्चरिंग का GDP शेयर जो 2030 में करीब 13% था, उसे सीधा डबल करके 25% तक ले जाना है। और 143 मिलियन जॉब्स भी जनरेट करनी है। साथ ही एक्सपोर्ट्स को $1.2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अब ये सब हवा में तो होगा नहीं। बिल्कुल। इसके लिए एक 3 पिलर स्ट्रैटेजी आउटलाइन की गई है: स्केल, फिक्स और सीड। ये फ्रेमवर्क UPSC मेंस के लिए परफेक्ट स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। तो एक एक करके इनको डिटेल में अनपैक करते हैं। ये पहला पिलर स्केल बेसिकली क्या टारगेट कर रहा है? अगर डीप एनालिटिकल लेंस से देखें तो ये काफी लॉजिकल फ्रेमवर्क है। पहला पिलर स्केल यानी रैपिड एक्सपेंशन उन सेक्टर्स पर फोकस करता है जहां इंडिया का बेस पहले से स्ट्रांग है, जैसे कि फार्मा। एग्जैक्टली। यहां नई चीजें इन्वेंट नहीं करनी, बल्कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को इतना बड़ा करना है कि हम ग्लोबल जायंट्स बन जाएं। फार्मा में देखिए, इंडिया वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लो कॉस्ट वैक्सीन्स में तो हम ऑलरेडी ग्लोबल लीडर हैं। मेजॉरिटी DPT या BCG वैक्सीन्स यहीं बनती हैं। तो यहाँ PLI स्कीम्स के थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने पर पुश है ताकि पर यूनिट कॉस्ट और कम हो जाए। अच्छा, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसे और बड़ा बनाना है। फिर आता है दूसरा पिलर, फिक्स एंड ट्रांसफॉर्म। मेरा गैस है कि ये उन सेक्टर्स के लिए होगा जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सही गैस है। इलेक्ट्रॉनिक्स शायद इसका प्राइम एग्जाम्पल है। पहले हमारा मॉडल बड़ा सिंपल था, बाहर से पार्ट्स मंगाओ और उन्हें यहाँ सिर्फ असेंबल कर दो। हाँ, पर अब टारगेट असेंबलिंग से कोर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है। और आंकड़े बताते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट काम कर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन वैल्यू FY15 में सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए था, जो FY25 में बढ़कर लगभग 5.45 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये एक 30-फोल्ड इंक्रीज है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही फिक्स पिलर का कोर ऑब्जेक्टिव है। जब आप सिर्फ असेंबल करते हैं तो वैल्यू एडिशन कम होता है, पर कोर मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में परमानेंटली इंटीग्रेट होती है। और तीसरा पिलर? तीसरा और सबसे फॉरवर्ड लुकिंग पिलर है सीड यानी इनोवेशन लेड ग्रोथ। ये फ्यूचर की इंडस्ट्रीज को प्लांट करने के बारे में है, जैसे सेमीकंडक्टर्स और EVs। तो एसेंशियली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स से ग्लोबल इनोवेटर बनना। एग्जैक्टली। ये हाईटेक और हाई रिस्क सेक्टर्स हैं। यहाँ गवर्नमेंट एक वेंचर कैपिटलिस्ट का रोल प्ले करती है, सीड कैपिटल देकर। सेमीकंडक्टर्स और सीड कैपिटल का जिक्र आते ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM पर ध्यान जाना नेचुरली बनता है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। 76,000 करोड़ रुपए का मॉडिफाइड प्रोग्राम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए लाया गया है। गुजरात में माइक्रॉन की फैसिलिटी हो या असम में टाटा का ओसेट प्लांट, पर ये जो टर्म्स हैं फैब, ओसैट और ATMP, ये नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। इनको सिंप्लीफाई कैसे करें?
इनको एक आसान एनोलॉजी से समझा जा सकता है। फैब या फैब्रिकेशन प्लांट को आप एक ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग लैब समझ लीजिए। ओके, ब्रेन। यहाँ बेसिकली एक रॉ सिलिकॉन वेफर से एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक चिप बनाई जाती है। ये पूरे सप्लाई चेन का सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा होता है। और ओसैट और एटीएमपी क्या है फिर? ये दोनों टर्म्स लगभग एक ही प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं। अगर फैब में चिप का दिमाग बन गया है तो ओसैट में उस डेलिकेट दिमाग को एक आर्मर या प्रोटेक्टिव हेलमेट पहनाया जा रहा है। नाइस एनालॉजी। उसे एक केसिंग में सील किया जाता है और रिगर टेस्टिंग की जाती है ताकि वो हमारे फोन्स या कार्स की गर्मी झेल सकें। ये ब्रेन और आर्मर वाली एनालॉजी परफेक्ट है। और लगता है अब सरकार सिर्फ फैब्स और ओसैट तक रुकना नहीं चाहती। बजट 2026-27 में ISM 2.0 की शुरुआत हुई है। हाँ, स्ट्रैटेजी शिफ्ट हो रही है अब। पहले ध्यान सिर्फ फैब्स को इंडिया अट्रैक्ट करने पर था, पर अब शिफ्ट इंडस्ट्रियल डेप्थ पर आ गया है। सप्लाई चेन सॉवरेनिटी पर जोर है, यानी जो हाईली प्योर केमिकल्स और गैसेस लगते हैं उन्हें भी इंडिया में प्रोड्यूस करना। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या IP क्रिएशन पर भी। सही कहा, इंडियन ओन्ड IP कोर्स डेवलप करना। और अगले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स को ट्रेन करने का टारगेट भी है। ये सभी टारगेट्स स्ट्रेटेजिकली बहुत साउंड है, पर एक क्रिटिकल रियलिटी चेक भी यहाँ जरूरी हो जाता है। किस चीज को लेकर? हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D के आंकड़ों को लेकर इंडिया का ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, जिसे जर्ड कहा जाता है, वो हमारे GDP का सिर्फ 0.64% है। ये तो बहुत कम है। बहुत कम। अगर US से कंपेयर करें तो वो 3.48% स्पेंड करते हैं और चाइना 2.43%। जब तक डोमेस्टिक फंडिंग नहीं बढ़ेगी, ग्लोबल इनोवेटर बनने का सपना सिर्फ पेपर पर रह जाएगा। ये तो काफी बड़ा गैप है। शायद इसीलिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF एक्ट 2023 लाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये एकेडेमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज बनाना है। बिल्कुल, फंडिंग पाथ क्लियर करने के लिए। साथ ही नेशनल क्वांटम मिशन और इंडिया AI मिशन जैसे इनिशिएटिव्स सनराइज डोमेन्स में कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है, पर एक मैक्रो इकोनॉमिक एंगल और है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सेमीकंडक्टर प्लांट्स के बारे में नहीं है। एक और सेक्टर है जो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को एम्प्लॉय करता है, टेक्सटाइल्स। ये बहुत वैलिड पॉइंट याद दिलाया आपने। इंडियन अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री करीब $179 बिलियन का सेक्टर है और एग्रीकल्चर के बाद देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। पर यहाँ एक पैराडॉक्स दिखता है। कैसा पैराडॉक्स? देखिए, ग्लोबल ट्रेड का 70% आजकल मैन मेड फाइबर्स यानी MMF में होता है, लेकिन इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अभी भी 80% ट्रेडिशनल कॉटन पर आधारित हैं। हम अपनी एनर्जी उस प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं जिसकी दुनिया में मेजॉरिटी डिमांड ही नहीं है। यही मिसमैच इस सेक्टर का सबसे बड़ा अखिल हिल रहा है। इसको ठीक करने के लिए PLI स्कीम फॉर MMF लानी पड़ी, पर डिमांड सप्लाई मिसमैच से भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन कितना बड़ा इशू है ग्राउंड पर? बहुत बड़ा। इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर एक डिसऑर्गेनाइज्ड रोड ट्रिप जैसा है। कॉटन एक स्टेट में उगता है, स्पिनिंग दूसरे स्टेट में होती है और वीविंग तीसरे में। तो मटेरियल पूरे देश का चक्कर लगा लेता है। वियतनाम के सामने प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते। एसेंशियली हमारा कपड़ा बनने से ज्यादा ट्रक्स में घूमता रहता है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ही PM MIT पार्क्स का आइडिया लाया गया है ना? हाँ, 7 मेगा पार्क्स बन रहे हैं। इनका कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल लगता है, प्लग इन प्ले। एक ही मैसिव लोकेशन पर पूरी इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन होगी, स्पिनिंग से लेकर फाइनल गारमेंटिंग तक, सब कुछ एक ही छत के नीचे। जिससे ट्रांजिट टाइम ड्रास्टिकली कट हो जाएगा। गवर्नमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और बिजनेसेस को आके बस अपना काम शुरू करना है। और ये अप्रोच अब सिर्फ टेक्सटाइल्स तक सीमित नहीं है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी NICDP भी यही फॉर्मूला पूरे देश में स्केल अप कर रहा है। 2026 की शुरुआत तक 11 मेजर कॉरिडोर्स और 20 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज बन जाएंगी। धोलेरा और AURIC इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। आउटलाइन में इन बन रही सिटीज को ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज कहा गया है। यहाँ वॉक टू वर्क कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, यानी इंडस्ट्रियल जोन्स के बिल्कुल साथ ही रेजिडेंशियल एरियाज और हॉस्पिटल्स होंगे। और लो कार्बन फुटप्रिंट के साथ डिजाइन की जा रही हैं। एक नया ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर भी मेंशन किया गया है जिसका फोकस पूर्वोदया पर है।
ईस्टर्न इंडिया की पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग डेमोग्राफिक ट्रेंड इन कॉरिडोर्स की वजह से उभर रहा है, वो है मैन्युफैक्चरिंग का डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब बड़े शहरों से दूर जाना। हाँ, पिछले दशकों में बड़ी फैक्ट्री सिर्फ मेट्रोज के आसपास थी। अब एक क्लियर शिफ्ट है टियर 2 और टियर 3 सिटीज की तरफ। वहां जमीन सस्ती है, वेज कॉस्ट्स मैनेज हो सकती हैं। कर्नाटका का हुबाली धारवाड़ बेलागावी क्लस्टर इसका एग्जाम्पल बन रहा है, राइट? हाँ बिल्कुल। बेलगावी, जो पहले बेसिक फाउंड्री के लिए जाना जाता था, वो अब एक सोफिस्टिकेटेड एरोस्पेस और प्रिसिजन इंजीनियरिंग क्लस्टर में इवॉल्व हो रहा है। ये ग्राउंड लेवल चेंजेस सच में क्लियर ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। लेकिन किसी भी नई इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट सक्सेस इस बात पर निर्भर करता है कि इकोनॉमी का फाउंडेशनल बैकबोन कितना स्ट्रांग है। और वो बैकबोन हमारे एमएसएमईज हैं। सही कहा, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 31.1% का हिस्सा रखता है और करीब 32 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। पर 27% एमएसएमईज आज भी फाइनेंस को अपना सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मानते हैं। फाइनेंस तो इशू है, पर उससे भी अलार्मिंग प्रॉब्लम है ड्वार्फिंग की। ड्वार्फिंग, ये इंटेंशनल स्मॉल रहने वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, ये एक पेक्यूलियर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए सरकार सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स देती है, पर कंडीशन होती है कि बिजनेस एक लिमिट से छोटा रहे। तो लोग इंटेंशनली अपना साइज छोटा रखते हैं सब्सिडीज खोने के डर से। एग्जैक्टली। वो नई मशीन्स नहीं खरीदते ताकि टर्नओवर लिमिट क्रॉस ना हो। ये इकोनॉमी के ग्लोबल स्केल अप प्लान के बिल्कुल खिलाफ जाता है। इसलिए डेफिनेशन में बदलाव जरूरी था। और वो बदलाव अप्रैल 2025 की नई डेफिनेशन के साथ आया। इसमें कुछ मास्टर स्ट्रोक्स हैं। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स के बीच का पुराना डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया गया है। दोनों पर सेम लिमिट सप्लाई होती हैं अब। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है कॉम्पोजिट कैलकुलेशन। हाँ, ये बहुत रेवोल्यूशनरी है। अब एमएसएमई का साइज डिसाइड करते वक्त उनके टोटल टर्नओवर में से एक्सपोर्ट्स को पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सोचिए, एक बिजनेस चाहे कितना भी एक्सपोर्ट करे, उसका स्टेटस सेफली बरकरार रहेगा। ये एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने का बहुत डायरेक्ट इंसेंटिव है। और लिमिट्स को भी रियलिटी के हिसाब से अपस्केल किया गया है। इन्वेस्टमेंट लिमिट 2.5 टाइम्स और टर्नओवर लिमिट 2 टाइम्स बढ़ा दी गई है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन आया है, मशीनरी कॉस्ट बढ़ी है, साथ में सिंगल एंटिटी रूल लाया गया है ताकि एक पैन नंबर पर चलने वाली सारी यूनिट्स का एग्रीगेट काउंट हो, जिससे लूप होल्स का फायदा न उठाया जाए। इन रेगुलेटरी चेंजेस के साथ साथ एसएमई आईपीओस का सर्ज भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है और एमएसएमई चैंपियन स्कीम के तहत जेड सर्टिफिकेशन यानी जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट को पुश किया जा रहा है क्वालिटी और एनवायरनमेंट के लिए। तो अगर आज की चर्चा को मैक्रो पर्सपेक्टिव से समराइज किया जाए तो पिक्चर बहुत क्लियर है। हमारा ट्रांजिशन एक लो टेक असेंबली बेस से इंटीग्रेटेड और सॉवरन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स की तरफ हो रहा है, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी अचीव करने की तरफ। बिल्कुल। चाहे वो पीएम मित्रा पार्क्स हों, ISM 2.0 हो या एमएसएमई डेफिनेशन का मास्टर स्ट्रोक, हर कदम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और स्केल को माइंड में रखकर उठाया जा रहा है। यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कॉन्सेप्ट्स आंसर्स लिखने के लिए सॉलिड मटेरियल है। स्केल फिक्स सीड स्ट्रैटेजी हो या ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज, लेकिन इस पूरे ब्लूप्रिंट को एनालाइज करने के बाद एक प्रोवोकेटिव सवाल जरूर खड़ा होता है। वो क्या? देखिए, इंडिया पूरी आक्रामकता के साथ सेमीकंडक्टर्स और एआई जैसे हाईली कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स में पुश कर रहा है, पर क्या ये हाईटेक ग्रोथ उस स्केल का मैसिव ब्लू कॉलर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी जिसकी देश के ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड को जरूरत है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। या फिर हम अनजाने में एक जॉबलेस हाईटेक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मैक्रो लेवल पर जीडीपी तो बढ़ेगी पर रोजगार सिर्फ कुछ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स तक सीमित रह जाएगा। इस पैराडॉक्स पर डीप सोचना बनता है। आगे के विश्लेषण के लिए ये एक बेहद जरूरी सवाल है। आज की इस एनालिटिकल चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की ये डिकोडिंग सभी के आगे के सफर में मददगार साबित होगी। कीप एनालाइजिंग।